बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ रिवीजन ऑफ ट्रॉमेटोलॉजी। तो ट्रॉमेटोलॉजी इतना ज़्यादा है फोरेंसिक मेडिसिन के अंदर, इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा है। इसमें जनरल ट्रॉमेटोलॉजी भी आ जाएगी और स्पेशल ट्रॉमेटोलॉजी भी आ जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के 4 से 5 पार्ट्स आ जाएगी और हर पार्ट की वीडियो लेंथ तकरीबन 30 मिनट होगी, मे बी शायद। कोशिश करेंगे इसको कम से कम टाइम में ख़त्म करने की। तो पहले स्टार्ट करें ट्रोमेटोलॉजी। तो ट्रोमेटोलॉजी पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इंजरी क्या होती है, वुंड क्या होता है, क्योंकि इसी की तो स्टडी को ट्रोमेटोलॉजी बोलेंगे। अब इंजरी या वुंड, अब इनकी डेफिनेशन डिपेंडिंग अपॉन हम कौन सा सिस्टम पढ़ रहे हैं, मेडिकली या लीगली, और इन दोनों को मिला के मेडिको लीगल फोरेंसिक मेडिसिन बन जाएगी। ठीक है, मेडिकली क्या डेफिनेशन होती है वुंड की या इंजरी की। ठीक हो गया। अब यहाँ पर मेडिकली या लीगली वुंड या इंजरी किसे कहती है? किसी भी टिश्यू के अंदर डिसकंटिन्यूटी आ जाना, ब्रेक आ जाना, चाहे वो एक्सटर्नल हो चाहे वो इंटरनल हो, तो उसको बोलते हैं हम वुंड या इंजरी। लेकिन ये इसकी मेडिकल क्लासिफिकेशन थी। लीगल क्लासिफिकेशन के अंदर क्या होगा? लॉ ने जो वर्ड है वुंड को इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि इसने वर्ड यूज़ किया हार्ट को, और इंजरी को उसने डिफाइन किया सेक्शन 44 पाकिस्तान पैनल कोड। तो सेक्शन 44 आपने याद रखना है, जिसने इंजरी की डेफिनेशन प्रोवाइड की थी। कोई भी हार्म किसी भी टाइप का, चाहे वो बॉडी के ओवरऑल बॉडी को हो, माइंड को हो, रेपुटेशन की हो, प्रॉपर्टी का हो, 4 चीज़ें इसने बताई है। बॉडी, जिस्म, माइंड, सहन, रेपुटेशन, इज्जत या उसकी प्रॉपर्टी में कोई किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाया जाए तो उसको बोलते हैं इंजरी, सेक्शन 4 पाकिस्तान पैनल कोड के अंदर। और लॉ ने वर्ड वुंड को इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि हार्ट को किया है। इस तरह से आपने मेडिकल और लीगल क्लासिफिकेशन को या लीगल डेफिनेशन को देख लिया। अब जो ट्रोमेटोलॉजी की है, ट्रोमेटोलॉजी असल में फोरेंसिक मेडिसिन की वो ब्रांच है जिसमें हम इंजरीज़ को या वुंड को पढ़ेंगे और इनके आस्पेक्ट को भी देखेंगे। आस्पेक्ट के अंदर के कॉज, इनके इफेक्ट, इनके मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस वगैरह आ जाएगी। ठीक है, इसको ट्रोमेटोलॉजी बोलते हैं। और ट्रोमेटोलॉजी भी 2 तरह की होती है, एक होती है जनरल, एक होती है स्पेशल। जनरल के अंदर हम जनरल इंजरीज़ को देखते हैं और स्पेशल के अंदर आप रीजन वाइज देखती है किस रीजन की इंजरी होगी है। जिस तरह आप स्पेशल पैथोलॉजी पढ़ते हैं, जनरल पैथोलॉजी पढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं बायोफिजिक्स ऑफ वुंडिंग। अब ये जो टॉपिक है ये रिलेटिवली इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो वुंड की या इंजरी की शेप को डिटरमिन करते हैं। कुछ फैक्टर वेपन के होते हैं, कुछ फैक्टर उस पार्ट के होते हैं, हमारे उस बॉडी पार्ट के जहाँ पर हमें वेपन ने नुकसान पहुंचाया। फॉर एग्जांपल ये सपोज ये बॉल पॉइंट है, ये वेपन है और वेपन ने मेरी उंगली को स्ट्रक किया है, तो कुछ फैक्टर्स हो गए जो वुंड की शेप को कंट्रोल करेगा। तो वो कुछ वेपन के हो गए और कुछ उस पार्ट को जो स्ट्रक हुआ है उसके हो गए। ठीक है, अब पहले वेपन के फैक्टर्स को देख लेते हैं। वेपन के 3 तरह के फैक्टर्स होते हैं। पहला है टाइप, कि अब जो टाइप ऑफ वेपन है, किस टाइप का वेपन इस्तेमाल किया। फॉर एग्जांपल अगर शार्प वेपन इस्तेमाल किया जिसके शार्प एजेस या मार्जिन से, तो उससे इनसाइज वुंड होगा। लेकिन अगर ब्लंट वेपन है तो उसकी वजह से लैसरेटेड वुंड होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आपको नाइफ नजर आ रहा है जिसके शार्प एजेस, शार्प मार्जिन होगी। लेकिन यहाँ पे ब्रिक्स को देखो, स्टिक को देखो, हैमर को देखो, ये क्या है? ये ब्लंट ऑब्जेक्ट है, ये स्मूथ ऑब्जेक्ट है जिनकी रफनेस नहीं होती। ठीक हो गया, तो इनकी वजह से डिफरेंट वुंड आना शुरू हो जाती है। जैसे ब्लंट वेपन से लैसरेटेड वुंड, और जो नाइफ था शार्प वुंड था उससे इनसाइज वुंड। दूसरा होता है वेट एंड वेलोसिटी ऑफ वेपन। जितनी ज़्यादा वेट या वेलोसिटी यानी मास ज़्यादा होगा या वेलोसिटी ज़्यादा होगी, उतनी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, और जितनी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी उतना मोमेंटम ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा मैटर करती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी का स्क्वायर है, जबकि मास का क्या है? कोई स्क्वायर नहीं है। ठीक हो गया। तो जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा मैटर करती है। फॉर एग्जांपल एक बुलेट है, एक लेड की बुलेट है और एक रबर की बुलेट है। तो लेड की बुलेट की वेलोसिटी रिलेटिवली ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू रबर बुलेट, तो वो ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी। जिसके बाद है मैनर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ वेपन। के बाज़ का ऐसा होता है कि किसी एक जगह पर फोर्स अप्लाई की है और वहीं पर इंजरी हो गई है, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट इंजरी। ठीक है, और बाज़ का ऐसा होता है कि इंजरी कि हमने फोर्स कहीं और अप्लाई की है और इंजरी कहीं हुई है, तो इसको बोलेंगे इनडायरेक्ट इंजरी। डायरेक्ट इंजरी में आप ये कहोगे, फॉर एग्जांपल अगर स्टोन एक फेंका है किसी के सर पे, कोई ये स्टोन लग गया, ठीक हो गया, तो वहाँ पे जख्म फट जाएगा, वहाँ पे लैसिलेशन हो जाएगी स्काल्प की, तो वो डायरेक्ट इंजरी है। जिस जगह पे फोर्स अप्लाई किया तो इस जगह पर वुंड क्रिएट हो गया। इनडायरेक्ट इंजरी का मतलब जहाँ पे फोर्स अप्लाई किया है उससे अलग जगह के ऊपर इंजरी क्रिएट हुई है। फॉर एग्जाम्पल अगर आउट स्ट्रेच हैंड के ऊपर फॉल करती है तो फिर क्लेविकल का फ्रैक्चर होता है। इस टाइप के फ्रैक्चर को बोलते हैं ग्रीन स्ट्रिक फ्रैक्चर। ग्रीन स्ट्रिक फ्रैक्चर का मतलब होता है कि जिस तरह टहनियाँ टूटती हैं, क्या टहनियाँ टूट तो जाती है लेकिन अभी तक कोई दूसरे से जुदा नहीं हुई, सेपरेट नहीं हुई, तो उसको बोलते हैं ग्रीन स्ट्रिक फ्रैक्चर। ठीक हो गया। कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो उस पार्ट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं जो स्ट्रक हुआ है, ये हमारी अपनी बॉडी का पार्ट होगा। ठीक हो गया। तो डिपेंडेंट पहला होगा आर्किटेक्चर। ठीक है, आर्किटेक्चर ऑफ टिश्यू, कि टिश्यू की आर्किटेक्चर क्या है, बनावट क्या है। ठीक हो गया। पहले है इलास्टिसिटी को देख लेते हैं। हमारी बॉडी के अंदर 2 टाइप के टिश्यू होते हैं। कुछ ऐसे टिश्यू होते हैं जो सॉफ्ट और इलास्टिक होते हैं, कुछ होते हैं रिजिड और, ठीक है, रिजिड और लिमिटेड इलास्टिक होते हैं, कुछ होते हैं नॉन इलास्टिक टिश्यू होती है। अब जो सॉफ्ट और इलास्टिक टिश्यू के अंदर स्किन, फैट, मसल
और हमारे सॉफ्ट टिश्यू या ऑर्गन आना शुरू हो जाएंगे। रिजिड और लिमिटेड इलास्टिक टिश्यू के अंदर कार्टिलेज और लिगामेंट, जबकि नॉन इलास्टिक के अंदर बोन आना शुरू हो जाती है। ठीक है, अब जो बोन की इलास्टिसिटी है, बोन की इलास्टिसिटी 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट होती है। पहला एज, दूसरा कैल्सिफिकेशन और तीसरा शेप। एज की बात करते हैं, इन्फेंट की बोन रिलेटिवली इलास्टिक होती है, तो वहाँ पर फ्रैक्चर ना होने के बराबर होता है, जबकि जो अडल्ट की बोन है वहाँ पे कैल्सीफाई हो जाती है। ठीक है, जो फॉर एग्जांपल जो अडल्ट की बोन है वो नॉन इलास्टिक होती है, तो वहाँ पे फ्रैक्चर ज़्यादा हो सकता है। कैल्सिफिकेशन है, अडल्ट के अंदर नॉन इलास्टिसिटी होती है, कैल्सिफिकेशन रिलेटिवली कम होना शुरू हो जाती है एज कम्पेयर टू चाइल्ड। और शेप ऑफ द बोन ये भी डिटरमिन करती है इंजरी की शेप को। ठीक है, अब इसके बाद अरेंजमेंट है। हमारे बॉडी के अंदर 2 टाइप के मेनली टिश्यू होते हैं या 2 टाइप के रीजन्स होते हैं, एक होते हैं कॉम्पैक्ट, दूसरा कैविटी। जिस तरह आपको पता है कि लिम्स के अंदर कोई कैविटी नहीं होती तो वो कॉम्पैक्ट है। दूसरा हमारे कैविटेटेड टिश्यू, कैविटी टिश्यू ठीक हो गया, जिनके अंदर कैविटी देखने को मिलती है, यानी जो हमारी कैविटी के अंदर पड़े हुए हैं। ठीक है, अब कैविटी वाले टिश्यू कौन कौन से हैं? लंग्स जो होते हैं हमारी चेस्ट कैविटी के अंदर, और हमारी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर एब्डोमिनल विसरा। अब वो भी 3 टाइप के टिश्यू होते हैं। अब जो स्पॉन्जी टिश्यू कौन से है? लंग्स है, जबकि सॉलिड टिश्यू कौन से है? किडनी, लीवर, स्प्लीन है, हॉलो विसरा, जिनके अंदर आपको प्रॉपर कैविटी देखने को मिलती है। ठीक हो गया, स्टोमक है, इंटेस्टाइन है, ब्लैडर है और हार्ट है। ठीक हो गया, अब ये कैविटी अंदरूनी कैविटी नहीं बल्कि हमारी बॉडी कैविटी की बात कर रहा है। ठीक है, चेस्ट कैविटी हो गया, किडनल कैविटी हो गया और एब्डोमिनल पेल्विक कैविटी हो गया। ठीक हो गया, अब इसके बाद दूसरा फैक्टर है वो है मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल बॉडी पार्ट। पहला था आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर के अंदर आपने 2 चीज़ों का देखना है, इलास्टिसिटी और दूसरा अरेंजमेंट था। अब हम पढ़ रहे हैं मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल बॉडी पार्ट, हेड या चेस्ट। ठीक है, कि जब इंजरी लगी थी तो हमारी बॉडी पार्ट क्या कर रहा था? मूव कर रहा था या नहीं कर रहा था? तो इस पर हम इसको 2 में डिवाइड कर देते हैं, एक होती है स्टैटिक इंजरी और दूसरी होती है डायनामिक इंजरी। अब ये आई थिंक ये मोबाइल ज़्यादा ओवर हीटिंग की वजह से इसकी फ्लैश लाइट ऑफ हो गई है, तो इसकी फ्लैश लाइट को ऑन कर देते हैं हम। आई थिंक अब ये ऑन नहीं होगा, तो हम इस वीडियो का रिमेनिंग अभी कर लेते हैं। सॉरी फॉर इंटरप्शन। अब हम स्टार्ट कर रहे थे यहाँ पर मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल बॉडी पार्ट को पढ़ रहे थे। ठीक हो गया कि हमारे बॉडी पार्ट उस इंजरी के या फोर्स अप्लाई होने के दौरान मूव कर रहा था नहीं मूव कर रहा था। तो यहाँ पर हमने एग्जांपल दिया हेड की इंजरी की। ठीक हो गया, फिर हम चेस्ट की इंजरी की भी एग्जांपल देंगे। पहला है हेड की इंजरी के, जो जब फोर्स अप्लाई की थी इंजरी वाली, तो हमारा हेड की पोजीशन क्या थी? स्टैटिक था या डायनेमिक था? अगर हेड स्टैटिक है, स्टेशनरी है, तब इंजरी की शेप डिफरेंट होगी। अगर हेड डायनेमिक है, मूविंग है, तब भी इंजरी की शेप डिफरेंट होगी। तो हेड की जो मूवमेंट है वो डिटरमिन करती है पोजीशन की या इंजरी की शेप को। फॉर एग्जांपल अगर हेड स्टेशनरी है, स्टैटिक है, तो वहाँ पे लोकल इंजरी होगी। ठीक है, और लोकल इंजरी भी किस होगी? डीसेलेरेशन की वजह से, कि जब फोर्स अप्लाई किया है, जैसे आप यहाँ पे देखो फोर्स अप्लाई किया, तो फोर्स अप्लाई करने के बाद देखो आपका हेड तो नॉर्मल रेस्टिंग पोजीशन पे है, तो वो थोड़ी देर के लिए तो मूव करेगा, लेकिन जब उसकी वेलोसिटी कम हो रही होगी, जब फोर्स ऑफ इम्पैक्ट खत्म कर देगा, तब डीसेलेरेशन हो रही है, वेलोसिटी कम हो रही है, तो डीसेलेरेशन होगी, तो जिस जगह पे आपने फोर्स अप्लाई किया था इस जगह पर लोकल इंजरी हो जाएगी, और यहाँ पे होगा कंप्रेशन कंकशन होगा, कंप्रेशन कंकशन। अभी कंप्रेशन कंकशन क्या होता है? कंकशन का मतलब होता है लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस ड्यू टू हेड इंजरी। इसके बाद है डायनामिक या मूविंग हेड। अब जो डायनामिक इंजरी है वो अब जो डायनामिक या मूविंग हेड की इंजरी वो 2 हो सकती है। ठीक हो गया, अब जहाँ पे डिसेलेरेशन हुई है, जिस पॉइंट पे हुई है, जहाँ पे फोर्स अप्लाई की है वहीं पे डिसेलेरेशन होगी, तो वहाँ पे इंजरी होगी, तो उसको बोलेंगे कोऑप इंजरी। लेकिन इसके बाद क्या होगा? फिर जब अगर हेड एक्सेलरेट करता है, ऑपोजिट साइड की तरफ जाता है, तो ऑपोजिट साइड के ऊपर अगर इसकी इंजरी होती है तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्री कोऑप इंजरी। ठीक हो गया, तो यहाँ पर ना एक्सेलरेशन कंकशन इन्वॉल्व होगा डायनामिक या मूविंग हेड के अंदर, जबकि स्टैटिक के अंदर कंप्रेशन कंकशन होगा। अब यहाँ पे 2 टाइप की इंजरी होगी। ठीक हो गया, जिस पॉइंट पे डिसेलेरेशन था तो वहाँ पे कोऑप इंजरी, और ऑपोजिट टू द पॉइंट ऑफ डिसेलेरेशन कॉन्ट्री कोऑप इंजरी। ठीक हो गया, तो ये इस टाइप की इंजरी होती है मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट के अंदर। अब यहाँ से देख सकते हो, यहाँ पे पर्सन है, ब्लो टू द हेड या फॉल ऑन द हेड। ठीक हो गया, कि अगर उसके सर पे ब्लो लगा तो उसका इंडेंटेशन होगी और कोऑप कंट्यूजन होगा, लेकिन अगर वो गिर गया, फॉल ऑन हेड हो गया, हेड मूव कर रहा है और स्टेशनरी ग्राउंड है, तो आपको क्या देखने को मिलेगा? कॉन्ट्री कोऑप कंट्री। ठीक है, कॉन्ट्यूजन, कॉन्ट्यूजन का मतलब ब्रूस वगैरह। ठीक हो गया, इसके बाद जो तीसरा फैक्टर है वो है रेजिस्टेंस। ये पहले तो स्टैटिक, डायनेमिक, दूसरा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट है, इलास्टिसिटी, सरफेस एरिया, आर्किटेक्चर। ठीक हो गया, इन 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट होती है। फॉर एग्जांपल क्या रहा है कि अगर हम सेम ब्लो अप्लाई करते हैं हेड के ऊपर और सेम ब्लो अप्लाई करते हैं बटक्स के ऊपर, तो बटक्स में रिलेटिवली फैटी टिश्यू काफ़ी ज़्यादा है, तो वहाँ पर बटक्स में तो ब्रूज हो जाएगा, लेकिन जो स्काल्प वाला है, स्काल्प में आपको लेसिरेशन देखने को मिलेगा। ठीक हो गया, क्योंकि वहाँ पे रेजिस्टेंस रिलेटिवली बटक्स वाले में ज़्यादा थी और यहाँ पे बहुत कम थी। तो ये था पार्ट 1। अब जो पार्ट 2 होगा वो इंशाल्लाह ताला हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ इंजरीज को देखेंगे।
तो वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब।